औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक था इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कंप्लीट हुआ। आज हम उसका रिव्यू कर रहे हैं, लेसन का फिर जायज़ा लेते हैं एक बार फिर। इसलिए आज हमने मुनासिब समझा कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिर डिस्कस करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन लेसन के हवाले से हो वो दूर हो जाए। इस लिहाज से आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिव्यू ऑफ द लेसन है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिव्यू है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। यानी जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से हमारा मुराद क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन्स फैक्ट्री प्रोडक्शन, यानी जो सामान, जो प्रोडक्ट्स फैक्ट्री से बनाए जाते हैं, मशीनों से बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन। और बाय इंडस्ट्रियल वर्कर हमारा मतलब है कि जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं, इसका मतलब है लेबर्स और वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्रीज। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इसी तरह प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या मतलब है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और उस प्रोडक्शन को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, by proto industrialization we mean early form of industrial production. We know that before factories, industrial production for international market was not based on factories. This phase of industrialization is known as proto industrialization. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, यानी हम जानते हैं कि 1730 में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई यूरोप में। तो लेकिन इससे पहले भी वर्ल्ड जो है ये ट्रेड करता था और प्रोडक्शन होता था, ट्रेड भी होता था, प्रोडक्ट्स बनते थे। और उस फेज को हम कहते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो ट्रेड होता था, उसी फेज को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसी तरह हम जानते हैं कि जो अर्ली फैक्ट्रीज हैं इंग्लैंड में, जो अर्ली फैक्ट्रीज जो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, फैक्ट्री प्रोडक्शन शुरू हुआ, मशीनों के ज़रिए से प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए, यानी जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो अर्ली फैक्ट्री जो इंग्लैंड के लैंडस्केप पर आई वो 1930s में हुआ, वो 1730s में हुआ। और इस तरह से सबसे पहले जो इंडस्ट्री यूरोप में जो है जो यूरोप में वजूद में आई, पहली इंडस्ट्री वो कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज थी। और इसलिए कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज को कहा जाता है कि सिंबल ऑफ न्यू एरा, यानी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये पहला एरा था, पहला ये जो है मतलब स्टेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और पहले स्टेज में सिर्फ मेटल और कॉटन इंडस्ट्रीज वजूद में आई यूरोप में, पर्टिकुलरली इन ब्रिटेन में। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुआ ये ब्रिटेन में शुरू हुआ 1730 में। तो फिर लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि फिर फैक्ट्रीज की तादाद जो है ये बढ़ जाती है, और इनकी तादाद जो है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बहुत बढ़ जाती है। तो इसी तरह जो ये मशीन जो चीज़ें प्रोड्यूस करती थी, अब मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो थे, यानी फैक्ट्री प्रोडक्शन जो होता था, हम जानते हैं कि फैक्ट्रीज के जरिए से मास प्रोडक्शन होता था, और ये मास प्रोडक्शन जो है ये मास मार्केट के लिए होता था। और जबकि हम देखते हैं कि यूरोप के जो अपर क्लासेस थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रूलिंग एलिट्स थे, तो वो जो हैं वो प्रेफर करते थे वो प्रेफर करते थे हैंडमेड प्रोडक्ट्स। हमने ये भी देखा कि इंडियन कॉटन जो था, ये फाइन कॉटन जो है ये इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन में। तो इस तरह से इंडियन टेक्सटाइल जो इम्पोर्टेड जो हैंडमेड होता था, इसकी ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। तो इस तरह जो फैक्ट्री प्रोडक्शन था, फैक्ट्री प्रोडक्शन जो मास मार्केट के लिए था, और जो ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो इंडिया से जाते थे, ये अपर क्लास को ज़्यादा पसंद थे। इसकी वजह यह है क्योंकि
ये इसमें ह्यूमन स्किल इन्वॉल्व होता था, यानी इसमें इसका डिज़ाइन जो होता है, इसका डिज़ाइन वेरीड होता था और इसकी शेप भी बड़ी अच्छी होती थी और ये सिंबल ऑफ रिफाइनमेंट और क्लास समझा जाता था। तो यही वजह है कि ये फैक्ट्री प्रोडक्शन मास मार्केट के लिए होता था और ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो थे ये अपर क्लासेस के लिए होते थे, जो इंडिया से ज़्यादातर जो हैं ये इंपोर्ट किए जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो इससे बहुत से वर्कर्स जो थे इनके रोजगार भी छिन गए और हमने देखा कि जब स्पिनिंग जर्नी इंट्रोड्यूस हो गई वीविंग मिल्स में तो वहाँ जो लेबर क्लास था वो दुश्मन हो गए इस नई टेक्नोलॉजी के। तो यही वजह है कि उसको अटैक किया गया। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, वाई दिस स्पिनिंग जर्नी वाज अटैक्ड बाय वोमेन। तो इसकी वजह यह है कि वोमेन जो थे इधर यूरोप में वो घरों में ये काम करते थे, अपने मतलब घरों में इनका ये जो छोटा मोटा कारखाना होता था अपना रोजगार वो कमाते थे, लेकिन उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को जो है एक दुश्मन समझा। तो यही वजह है कि नई टेक्नोलॉजी जो है इसको अटैक किया गया, स्पिनिंग जर्नी को भी अटैक हुआ, इसकी वजह यही थी। तो इंडस्ट्रीज जो कि यूरोप में डेवलप हो गई थी तो अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो बनते थे यूरोप में। अब यूरोप में इंडस्ट्रियल ग्रुप जो थे यानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, इनकी कोशिश ये रही कि इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि इंडिया से या दूसरे कंट्रीज से जो कॉटन टेक्सटाइल्स आते थे इस पर बैन होनी चाहिए, जबकि जैसे कि हमने पहले कहा कि इंडिया का कॉटन जो है ये बहुत ही बेहतर माना जाता था और इसकी डिमांड यूरोप में थी। लेकिन जब ये फैक्ट्री प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा शुरू हुआ और इस तरह से अब लैंड ये जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो थे इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज इस पर इम्पोज कीजिए कॉटन टेक्सटाइल पर, इंपोर्ट्स पर, ताकि हमारे ये जो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हमारे मैन्चेस्टर प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो हमारे मशीन मेड प्रोडक्ट्स हम यहाँ बनाते हैं, इनकी सेल हो सके। तो वहाँ के प्रोडक्ट्स को, मशीन मेड प्रोडक्ट्स को, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप जो है इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाइए ताकि बाहर से कोई आइटम जो है, प्रोडक्ट जो है ये यूरोप में नहीं आए, ताकि हमारी कंपटीशन के बगैर हमारे ये जो आइटम्स हैं इनकी सेल हो सके। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई यूरोप में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर कॉलोनीज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। हम देखते हैं कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, फैक्ट्रीज जो शुरू हुई मिड 19th सेंचुरी से शुरू हुई। सबसे पहली जो कॉटन मिल जो शुरू हुई वो बॉम्बे में शुरू हुई तो 1854 में। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1862 में और मोर 4 मिल्स वजूद में आती हैं। फिर इस तरह से नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी कुछ जो हैं इंडस्ट्रीज शुरू हो जाती हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर जो इंडस्ट्रियल लेबर का जो इन फैक्ट्रीज में जो इंडिया में थे तो इनकी तादाद जो थी ये सिर्फ 5 से 10% तक जो एंगेज थी। बाकी जो डोमिनेंट यहाँ जो ट्रेड था, जो इंडस्ट्रीज थी, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ज़रिए से इंडिया में ये ट्रेड होता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये इंडिया का ये ट्रेड जो था ये मतलब वर्कशॉप्स में और हाउस होल्ड यूनिट्स में ये काम किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ज़रिए से। और इस तरह से हमने देखा कि फिर जब मशीन मेड प्रोडक्ट्स इंडिया में आए और किस तरह से फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टिजमेंट्स का सहारा लिया गया और मुख्तलिफ देवी और देवताओं की शक्लें बनाकर प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश की गई और एडवर्टिजमेंट्स के लिए नए नए तरीके निकाले गए। और इस तरह से देवी देवताओं की शक्लें भी बनाई जाती थी और नवाब्स और रूलर्स की शक्लें भी बनाई जाती थी। और यहाँ से स्वदेशी मूवमेंट जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो इंडियन प्रोडक्ट्स को चलाने की कोशिश करते थे और इस तरह वो उनका ये बाइकाट की कोशिश कर रहे थे। इस तरह ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का सहारा भी लिया गया। और लेकिन हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड वार के बाद जो है फिर इंडियन मार्केट्स में जो इंडियन ट्रेड था इसने डोमिनेट किया यूरोपियन ये ट्रेड को। तो इससे पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले जो है
ये यूरोपियन ट्रेड यहाँ डोमिनेंट था और यहाँ के वीवर्स को बड़ी मुश्किलात उठाने पड़े। लेकिन बाद में वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रिटेन की इकोनॉमी जो है ये बड़ी हद तक गिर गई और फिर यहाँ वो इंडियन ट्रेड जो है ये फ्लोरिश हो गई और इंडियन वीवर्स और यहाँ के आर्टिजन्स को फिर काम मिल गया और इस तरह से यहाँ जो है फिर ये यूरोपियंस यहाँ अपनी ट्रेड को डोमिनेट नहीं कर सके। तो ये आज इस हवाले से था कि हमने इस लेसन का एक रिव्यू दिया। तो उम्मीद है कि आपने इसको ठीक तरह से किया होगा। तो अब इसके क्वेश्चंस को आप ठीक तरह से याद करेंगे और इंशाल्लाह तो कल हम इंशाल्लाह दूसरा प्रिंट कल्चर उठाने जा रहे हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।